नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब नई सरकार पर पूरे प्रदेश और देश की निगाहें हैं। कैबिनेट गठन में किसको जगह मिलेगी, कितने लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, कौन-कौन से जिलों, प्रदेश के संभागों और जातियों के समीकरण साधे जाएंगे, लोकसभा चुनाव का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। इन्हीं तमाम सवालों के आसपास घिरी है बीजेपी की नई सरकार, भजन लाल शर्मा जी की नई सरकार, जिसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली की यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, एक ही फ्रेम में चारों नजर आते हैं। एकजुटता दिखाने की जो जबरदस्त कोशिश है, 5 साल पहले की तस्वीरों से जो अलग तस्वीर बनाने की जो कोशिश है, उसमें कैबिनेट गठन में इतनी देर जो हो रही है, उसका कारण क्या है, कहाँ फंसा हुआ है पेच, इसको लेकर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब खबरें हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बस कुछ 2 अहम व्यक्तियों से मुलाकात, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। अब किसी भी समय कैबिनेट पर जो मुहर लग सकती है, अंतिम फैसला किसी भी समय आ सकता है। विधानसभा में वासुदेव देवनानी जो हैं, उन्होंने स्पीकर की जो कुर्सी है, उसका पदभार एक तरह से ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे में अगले 1 घंटे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की अब नई कैबिनेट कैसी तस्वीर दिखाने वाली है। हमारे साथ निर्मल सैनी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चंद्रमुखी रेपस्वाल आम आदमी पार्टी से, जगदीश शर्मा जी, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मधुकर, राजनीतिक विश्लेषक शेखावाटी से, मधु आचार्य जी, वरिष्ठ पत्रकार बीकानेर से, सारिका सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल सैनी जी, और कितना इंतजार। निर्मल सैनी जी नजर नहीं आ रहे हैं, और जिनके घर पे पेट डॉग है, प्लीज अपना ऑडियो एक बार थोड़ा कम कर लें ताकि कार्यक्रम में परेशानी नहीं हो। अ, सारिका सिंह जी, सारिका सिंह जी, आज 21 तारीख है, लगभग 20 दिन हो जाएंगे कल नतीजे आने के बाद। आज लगभग 19 दिन पूरे होने वाले हैं। तो कैबिनेट में जो इतनी देर है, ये आप लोगों को भी कोई विषय लग रहा है चर्चा का? आज हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विषय थोड़ी है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं पर इस स्टेट का विषय ज़रूर है। ये निश्चित रूप से ये बीजेपी का आंतरिक मामला है कि वो कब कैबिनेट बनाते हैं और किस तरीके, जैसे कि हमने उनके शुरुआत से देख रहे हैं 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आ गए उसके 15-10 दिन बाद तक उनका मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद में अब हम देख रहे हैं तो लगातार उनके दौरे दिल्ली और जयपुर के बीच में तीनों लोग, 2 उप मुख्यमंत्री जी और 1 मुख्यमंत्री जी, जो लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ज़रूर इस बात को उठाते हैं कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और सारी की सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चले, क्योंकि हर तरफ देखिए कियोस्क है। आप अगर हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं तो वहाँ भी हर व्यक्ति को यही मन में, जो इलाज लेने के लिए जा रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, हर व्यक्ति को उनको यूँ लग रहा है पता नहीं ये योजनाएँ चलेंगी, नहीं चलेंगी, बंद होंगी, नहीं होंगी। और भी जो प्रशासनिक अमला भी है, जहाँ कहीं भी आप जाइए, तो वो सारे के सारे एक स्टैंड बाय पर हैं कि कब नई सरकार बने, किसको मंत्रालय सौंपा जाएगा, तब जाकर के वापस तो आचार संहिता को लेकर के, और आज तक अगर हम देखें तो तकरीबन 2 ढाई महीने का ये समय बीत चुका है और अभी स्टेट के अंदर किसी तरीके का कोई भी काम प्रोग्रेस पर नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है जी। कि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची से घोषणा हुई है, अच्छा सारिका ऐसा जी, लगता है कि आने सारिका वाले जी, 5 सालों में भी। सारिका जी ये बताइए, सारिका जी, आपके यहाँ पर पिछली बार 5 साल पहले जब नतीजे आए थे तो कैबिनेट के नामों को लेकर यात्राएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी बहुत सारी हुई थी। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले जाते थे, अब 3-3 लोग जाते हैं। तो बड़ी एकजुटता है पार्टी में, बीजेपी में। आपके यहाँ उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की जो जिस तरह की रार थी, तकरार थी, वो भी पूरे प्रदेश ने, देश ने देखी। तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी एक अच्छा संदेश दे पा रही है? देखिए मीना जी, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से जब चुनाव अनाउंस हुए, तब से लेकर के जब तक रिज़ल्ट आया और आज भी हम देख रहे हैं,
तो इनके किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से पूरे स्टेट के अंदर लोगों ने कितने सारे इनके मुख्यमंत्री चेहरे थे और उन्होंने इधर-उधर जाकर के बाड़ेबंदी करी, अपने-अपने एमएलएज़ को अपने फ़ेवर में लेने की कोशिश करी और ये सिर्फ उटावल की स्थिति इनके अंदर चल रही है। तो ये जो दिखावा है, वो अलग किस्म का है और जो आंतरिक स्थितियाँ हैं, वो तो स्टेट 5 साल में देखेगा कि कितना ये यूनिटी के साथ में स्टेट को आगे लेके जाते हैं। तो ये दिखाने की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी अकेले जाते थे या ये तीनों जाते हैं। अब तीनों जाकर के आप अंदरूनी तौर पे देखिए कि इनको तो कोई यहाँ पर पावर ही नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर इनको मुझे लगता है कि पूरे 5 साल आने वाले पूरे 5 साल बीजेपी सरकार के अंदर यही होने वाला है कि हर एक छोटे-मोटे निर्णय के लिए ये इनको दिल्ली जाना पड़ेगा और निश्चित रूप से मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि अतिरिक्त जो भार है हवाई यात्राओं का, वो निश्चित तो रूप से ये सरकार और बढ़ाने वाली है। आपका क्योंकि कहना है कि काम नहीं हो रहा है, सरकार बनेगी तो काम होगा और ये जो निश्चित रूप से आप एकजुटता कहीं भी चले जाइए, एकजुटता आचार संहिता को लेकर एकजुटता के जो अब तक दिखाने की कोशिश है एकजुटता जो दिखाने की कोशिश है, वो दरअसल एकजुटता है नहीं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है। खबर अभी-अभी आ रही है कि वासुदेव देवनानी ने, जो पिछले 5 साल से पत्रकार और कैमरामैन को विधानसभा में एक सीमित संख्या में जो एंट्री थी बहुत ही सीमित क्योंकि यूट्यूब पर इसका प्रसारण कर दिया गया था डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से। वासुदेव देवनानी ने उस ऐतिहासिक फैसले को जिसको सीपी जोशी ने अपने हिसाब से ऐतिहासिक बनाया था कि वो बड़े सख्त स्पीकर के रूप में नज़र आए थे और अब जो है वासुदेव देवनानी ने बदलाव का मैसेज संदेश दिया है। आते ही सबसे पहले जो फैसला लिया है वो ये कि पत्रकारों को और कैमरामैन को अब जो है वो अंदर अनुमति विधानसभा के जैसे पहले दी जाती थी वैसे ही दी जाएगी। बहरहाल सरकार, मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट, तमाम जो मंत्रालय हैं उनका काम कैसे होगा? कौन उनको रफ्तार देगा? किस दिशा में वो काम होंगे? इसको लेकर कयास चल रहे हैं। राजीव तिवारी जी, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद फॉर्मूला लगभग तय माना जाए? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज़। ये औपचारिक मुलाकातें अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि वाकई में अंतिम मोहर लगी है कि नहीं लगी है। अभी तो अमित शाह से भी मिलना है इन लोगों को, अभी राजनाथ सिंह जी से मिलना है, जेपी नड्डा जी से मिलना है, अभी तो कई सारे नेता बाकी पड़े हैं जिनसे इनको मिलना है जाके। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तीनों साथ क्यों जाते हैं? इनको कहीं ये डर तो नहीं है कि ये अपना नाम नहीं जुड़वाए जाए कोई लिस्ट के अंदर? तो एक साथ 3-3 लोगों के जाने का क्या मकसद है? क्यों जाते हैं भाई? मिलना है, मिलाओ। यहाँ भी तो देखो ना, सरकार 70 दिन हो गए, 75 दिन हो गए। 75 दिन से सब कुछ अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं है। अभी सारिका जी भी ठीक कह रही थी कि कौन-सी योजना चालू होगी, नहीं होगी, सारे अखबार इन्हीं से भरे पड़े हैं कि लोग आरयूएचएस जो योजना है, चिरंजीवी योजना है और जो दूसरी योजनाएँ हैं सरकार की, तो 450 रुपए में सिलेंडर देना है, अभी वो 500 में ही आ रहा है, 50 रुपए का और फायदा कब मिलेगा? तो ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी ने घोषणा की थी। अब 2 महीने बाद फिर से आचार संहिता लग जाएगी, तो अब ये 2 ढाई महीने बचे हैं इसमें काम करने के। तो अगर मंत्रिमंडल में जितना डिले होगा, उतना ही कामकाज जो है सरकार का और आम जनता का वो रुका रहेगा। अभी देखिए आप, कितने तो हज़ारों लाखों की संख्या में वो पट्टे बाकी बचे हुए हैं देने के। लोगों ने कब से उसमें अपने अप्लाई कर रखा है कि भाई मकान के जेडीए से पट्टे, निगम से पट्टे ये मिल जाएं। तो वो भी सारे काम रुके हुए हैं क्योंकि वहां के भी अधिकारी वही टाल रहे हैं कि जी अब पता नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो मार्च तक की घोषणा की हुई थी, अब क्या पता ये सरकार उसको विड्रॉ कर ले उस योजना को ही। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आज जैसे देवनानी जी आप बता रहे हैं कि उन्होंने फैसला दिया है कि जो पत्रकार और फोटोग्राफर्स हैं उनकी एक्सेस वापस से हो जाएगी विधानसभा के अंदर, उतनी मुश्किलें उनको नहीं आएंगी। अच्छा फैसला ही। ऐसे ही अगर फैसले जल्दी जल्दी हों, जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और सबको विभागों का आवंटन हो जाए। अभी तो इन तीनों को ही विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। ये एक मुख्यमंत्री है, 2 मुख्यमंत्री हैं, अब इनमें से कौन गृह है, कौन वित्त है, कौन चिकित्सा है, क्या है, कुछ अभी कुछ पता ही नहीं है। तो सारे विभागों में अभी असमंजस की स्थिति है और उसको लेकर प्रशासन भी अभी इसी
सारे अधिकारी कर्मचारी ऊहापोह में है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी वो कुछ डिसीजन जी, कर दें हाँ जी। जी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से जो मुलाकात हो चुकी है, तीनों की साथ फ्रेम क्यों आती है? राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात तीनों की पहली यात्रा में ही हो चुकी थी, राजीव तिवारी जी। तो अब लगभग जो यात्राओं का सिलसिला है, राजनाथ सिंह जी से भी जाकर मिल लिए थे, तो अब जो यात्राओं का सिलसिला है, वो लगभग कम से कम कर्टसी विजिट वाला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम रक्षा मंत्री, तमाम लोगों से, विदेश मंत्री से नहीं, रक्षा मंत्री से और पार्टी अध्यक्ष से, सभी से मुलाकातों का सिलसिला अब खत्म हो नहीं, गया। जब सबसे वापस मिल रहे हैं आपके तो विदेश मंत्री से भी मिल लें, क्या बात है उसमें, उनसे भी मिल लें। जी, 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 बिल्कुल। तो अब मुद्दा ये है जगदीश शर्मा जी कि राजीव तिवारी जी का कहना है कि तीनों एक साथ क्यों जाते हैं? ऐसे सवाल और भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में उठते होंगे कि भई क्या मुख्यमंत्री पूरी तरह से मतलब डिपेंडेंट है कि तीनों को साथ ही चलना है? कभी उस हवाई जहाज़ में अकेले बैठने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जगदीश शर्मा जी? मीना जी, इस बारे में तो बढ़िया सही बात तो निर्मल सैनी जी बता सकते हैं, देखिए। जी, जी। हाँ, वही बता सकते हैं। जी। बाकी मुझे तो कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि क्यों जल्दी मचाई जाए, आराम से बना लेने दो, महीने 2 महीने आराम से घूमने-फिरने दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, योजनाएँ वगैरह ठीक-ठाक चल रही हैं, जैसे चलनी चाहिए। हॉस्पिटल जैसा चलना चाहिए था, वैसा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। मुझे पता नहीं है कि ज़्यादा कैबिनेट बनाकर करेंगे क्या? 3 लोग हैं, एक हवाई जहाज़ में बैठे, घूम आए कहीं पर भी। दिल्ली हुँ, गए आए, मिल आए, हुँ, चाय-वाय पी आए, कभी प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस में, कभी होम मिनिस्टर के ऑफ़िस में। तो मुझे तो कोई संकट इसमें लगता नहीं है। जी। कैबिनेट नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना कैबिनेट बन कैब जाएगी तो हाँ, क्योंकि एक्टिविटी दिल्ली ज़्यादा दिल्ली में बढ़ेगी। कैबिनेट है ना, सेंटर की कैबिनेट चलाना तो उनको ही कैबिनेट है। कैबिनेट सेंटर की है, कोई कैबिनेट दिक्कत है, नहीं वो है। अपने काम कर रही है, कोई हाँ, दिक्कत वो ही कर नहीं है। लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो अतिरिक्त मीरा जी, प्रभार मुझे तो ये ऐसा लगता है मंत्रियों मैं की गाड़ियाँ और मंत्रियों के बंगले और उनके खर्चे अगर ना भी हो तो भी चलेगा। निर्मल सैनी जी बड़ी नाराज़गी है। निर्मल जी, जनता जनता जी इंतज़ार मैम। कर रही है। कैबिनेट कैबिनेट कब आएगी? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक अकेले आदमी की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सारा जो फैसला होता है, हमारा केंद्रीय अरे ये नेतृत्व और यहाँ प्रदेश का नेतृत्व मिलके तय करता है। हमारे यहाँ एकाधिकार का तो काम है नहीं कि अन्य पार्टियों के जैसे एक-एक मुखिया हैं। तो ये तो संगठन है। संगठन में सबसे विचार विमर्श किया जाता है और मंत्रिमंडल बनाने का एक विशेष अधिकार जो होता है मुख्यमंत्री के पास होता है। और राजस्थान की माली हालत अपन देख रहे हैं, जिस तरह से अभी राजस्थान जिस और खड़ा हुआ है, चुनाव से पहले की स्थिति काफी कर्जे में है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, इन जैसी चीजों पर जो हम जनता से वादे करके आए हैं, उनके लिए हमें तैयार होने के लिए अगर 1-2 दिन का वक्त लग रहा है और हम उसको तैयारी में एकजुटता से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई इंतजार में बुराई तो नहीं है शायद। और हुँ, पार्टी में सभी लोगों का साथ और सबका विकास अगर बात हम लेकर चलते हैं, हमारी भारतीय हुँ। जनता पार्टी कहीं भी एक जना कोई फैसला नहीं करता है कि जिन भाई जिन मुद्दों को कांग्रेस। निर्मल जी, 10 दिन जिन जिन महिला उत्पीड़न के मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में गए थे और आपने राजस्थान में एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, आपके रिजल्ट आने के बाद जी, से तकरीबन तकरीबन हर रोज दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं और आपसे अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हो रहा है। चाहे एमपी में देख लीजिए, हर रोज एक नाबालिग के दुष्कर्म की, हत्या के, इस तरीके के गंभीर अपराध हो रहे हैं। तो आप उनके बारे में जनता को, आपका एक ही सेंटर से और आपका क्या कोलिब्रेशन है या क्या आपकी एकजुटता है वो मैं नहीं जानती, लेकिन राजस्थान की जनता को जिन बातों का आपने प्रॉमिस किया था कि हम दुष्कर्म की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देंगे, तो आप कहाँ हैं? आपकी सरकार ना बने, तो सरकार बने तो आपको इतना टाइम हो गया, सरकार में आए 3 तारीख अच्छा को रिजल्ट निर्मल आ जी, गया था। निर्मल जी, बताइए। निर्मल जी 12 तारीख को मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ था और आज जी, 21 तारीख है। पूरे 10 दिन जी। गुजर चुके हैं। मुख्यमंत्री को हुँ। 10 दिन भी कम रह गए टीम बनाने के लिए अपनी? देखिए मैडम, आपने देखा होगा कि हमने अभी पेपर लीक के खिलाफ भी एक
बड़ा, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक, बलात्कार और आतंकवाद, इनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक्शन लिया है और वो एक्शन मोड में भी आ गए हैं। मंत्रिमंडल एक ऐसी चीज है कि उसमें कहीं ना कहीं अपन जो एक संगठन है उन सबको साथ लेकर चलकर, और संगठन में जो जिस फील्ड का व्यक्ति है उसे वहां हम हमारे हिसाब से सेटल कर रहे हैं कि राजस्थान के जो हमने लोगों से वादे किए, इतना बड़ा जनमत हमें मिला है राजस्थान में, उसके लिए हम फोरफिट हो। जनता जैसा शासन देखा है, जिस बात को लेकर हम जनता के बीच गए थे, हम उन पे खरे उतरे। ऐसी देखिए टीम मीना तैयार जी, हम कर रहे हैं। नड्डा जी का स्टेटमेंट आया था कि हमने हमारे मुख्यमंत्री का और सारे मंत्रिमंडल का पहले चुनाव डिक्लेयर होते ही हमने निर्णय कर लिया था। तो अभी तक इनको ये पता नहीं है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया था कि हमने पहले से ही तय कर रखा था और उसी रचना के तहत उसी सारी क्रियाविधि के तहत हमने इनको सांगानेर से लड़ाया और ये किया। और आज अपने ही स्टेटमेंट पे आप कह रहे हैं कि अभी तक हम देख रहे हैं कि हम किसको बनाएं। सारिका जी, आपके यहाँ क्या स्थिति है फैसले पर राजस्थान का? देखिए राजस्थान के अंदर आप देखिए, बढ़िया से बढ़िया हमारे जो है, कल हम इनका जो संसद के अंदर इन्होंने किया है, सारे जिला हेडक्वार्टर्स पर हम घेराव करेंगे और हम एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष का मैंडेट दिया है। नेता प्रतिपक्ष देखिए 2 स्टेट के अंदर नेता प्रतिपक्ष का निर्णय आ चुका है और राजस्थान में आजकल में आपको नेता प्रतिपक्ष का नाम मिल जाएगा। जी, आजकल में मिल जाएगा। निर्मल सैनी जी, कैबिनेट भी आजकल में मिल जाएगी? हाँ मैडम, कैबिनेट भी मिल जाएगी। देखिए, हम तो हमेशा कांग्रेस पार्टी से आगे चलने वाले लोग हैं। हमने टिकट भी डिक्लेरेशन इनसे शायद पहले किए, उसके बाद इन्होंने शायद किए होंगे, और मंत्रिमंडल भी इनसे पहले हम शायद बना देंगे। इनका नेता मुझे लगता नहीं कि जैसे 5 साल द्वंद्व में लड़े हैं ना, वही द्वंद्व आज कांग्रेस में फिर चलने वाला है। आप थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा आपके। और हमारे यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि हमारे एकाधिकार नहीं है मैडम। मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी है जो ये तो आप सब कुछ बता चुके हैं, आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है, और हमने बहुत सुना है, रोज सुनते हैं हम, हर दिन आपकी चर्चाओं में यही सुनते हैं कि आपके यहाँ कितनी बढ़िया सब कुछ चीजें हैं, बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, और बीजेपी की नीति, सोच, रणनीति, सब कुछ आपके यहाँ, सामूहिक नेतृत्व, एक व्यक्ति की परिवारवाद, सब सुन लिया। अब तो सवाल आपके पास ये है कि कैबिनेट कब बनेगी, इसका कोई जवाब आप दे सकते हैं? एक दो दिन करते हुए तो जी, बस आप यही मान लीजिए, 1-2 दिन का वक्त मान लीजिए, और 1-2 दिन में आपके सामने परिणाम सामने ही होंगे लगभग। ऐसा नहीं है कि हम अंतिम स्टेज पे पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व की चर्चाएं चल रही हैं लगभग। आप सब लोगों के सामने ये चीजें मालूम भी पड़ रही हैं, और हम खुद राजस्थान का जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल आप लोगों के सामने देना चाहते हैं, जिससे राजस्थान में सुचारू रूप से सरकार अपना काम कर सके। मधु आचार्य जी, बीकानेर संभाग में किस तरह की चर्चाएं हैं? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात हो गई है, राज्य के मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्रियों की। तो ऐसे में एक तो ये जो 3 लोग एक साथ एक फ्रेम में नजर आते हैं, अब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करते थे, एक तस्वीर में दिखते थे, अब दिख रहे खाली एक अशोक गहलोत जी के यहाँ मुख्यमंत्री अकेले मिलने गए, वहां पर तीनों लोग साथ उस तरह से फ्रेम में नजर नहीं आए थे। तो मधु आचार्य जी, वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं बीकानेर संभाग में, लोगों में, राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में, बीजेपी में, ये इस तरह की जो तस्वीरें दिखती हैं और कैबिनेट का जो इंतजार हो रहा है उसको लेकर? मीना जी, जगदीश जी बीकानेर को जानते हैं कि साहित्यिक नगरी है। तो एक नामवर सिंह जी का कहानियों को लेके बहुत अच्छा कोटेशन है। भाई साहब के सामने कई बार बात हुई है कि कोई भी अच्छा कहानीकार जब कहानी लिखता है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या क्या लिखना है। वो कहानी अच्छी होती है जिसमें वो ये सोचकर लिखता है कि क्या क्या नहीं लिखना है। जो ये ध्यान रखे लेखक कि क्या क्या नहीं लिखना है, वो अच्छी कहानी लिखता है। तो यहाँ राजनीति में भी मंत्रिमंडल को लेकर वही कहानी हो रही है कि उनको ये तय करना है कि किस किस को छोड़ना है। बनाने की बात नहीं है, यहाँ बात है किस किस को रखना है, बाकी रखना है, नहीं बनाना है। और जब ये तय करते हैं कि किस चीज को नहीं बनाना है तो उसमें वक्त लगता है। वक्त लगेगा, क्योंकि इनके यहाँ, जैसा इनके प्रवक्ता जी तो कह रहे हैं, लेकिन
पब्लिक परसेप्शन ये है कि इनके भीतर काफी कुछ उलझाव है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो कह दिया कि नए लोगों को और कम उम्र के लोगों को देंगे, तो एक लंबी फहरिस्त है, किरोड़ी लाल मीणा है, कालीचरण सराफ है, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनको छोड़ेंगे कैसे? दूसरी बात, नए हैं तो नयों से कैसे प्रशासन चलाएंगे? दरअसल इनके भीतर की अंतर्कलह इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि वो भीतर ही भीतर इनको परेशान करती है, बाहर नहीं आती है कांग्रेस की तरह। अब ये 3 जाते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूं कि जाने की जरूरत ही नहीं है। निर्णय तो सीएम को करना होता है। डिप्टी सीएम नाम का पद संवैधानिक पद नहीं है कोई भी किसी भी तरीके का, ये तो एक ऑब्लिगेशन का पद है, सारे हमारे वरिष्ठ साथी जानते होंगे। ये तो एडजस्टमेंट के लिए 2 लोगों को ये दिया जाता है, जैसे सचिन पायलट को दिया गया। आप अच्छी तरह से सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद की कोई ओथ नहीं होती, ये तो केवल पद दिया जाता है। यहां भी एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट बिगड़े नहीं, इसलिए तीनों साथ जाते हैं। अशोक जी की बदकिस्मती रही कि वो एडजस्टमेंट करके सचिन जी को साथ नहीं ले जाते रहे। अगर आरंभ से ही ले जाते रहते तो न तो क्लेश होता और न झगड़ा होता, उससे बचने की कोशिश है। लेकिन ये बात वास्तव में बीकानेर संभाग का हर आदमी इस बात को लेकर अब भाजपा की आलोचना करता है, जिसने इसको बहुमत दिया है, जिसने उसको बहुत सी सीटें दी है, कि मंत्रिमंडल बनाने में इतनी देरी क्यों? मैंने पिछली चर्चा में भी आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तय नहीं कर रखे हों, तय कर रखे हैं, लेकिन संभावित नाराजगी वालों को किस तरह से मनाया जाए, वो मनाने के बाद तीनों ये लोग जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो 3 है, ये नहीं कर सकते। इसीलिए इनको बार बार केंद्रीय नेतृत्व के पास जाना पड़ रहा है। बार बार केंद्रीय नेताओं के दखल के बाद यहाँ के उन लोगों को शांत किया जाएगा जिनको ये मंत्रिमंडल से बाहर रखने का लगभग निर्णय कर चुके हैं, जहां तक एहसास होता है। ये परसेप्शन है पब्लिक का, इसलिए पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक का परसेप्शन। जी हाँ, बोले पूरी बोले अपनी बात। पब्लिक का परसेप्शन यही है कि ये देरी न केवल मुख्यमंत्री के अनिर्णय की स्थिति को स्पष्ट करती है, अपितु भाजपा के आला कमान के पूरे दखल को पुष्ट करती है। जी, तो भाजपा आला कमान का पूर्ण दखल अब शायद चर्चा का विषय वैसे तो बचा नहीं है। जिस तरह से चुनाव प्रचार पूरा आगे बढ़ा, ना सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जिस रणनीति पे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, उसके बाद मुख्यमंत्रियों के जो नाम सामने आए, उसके बाद अब इस बात पर बहुत ज्यादा बहस तो शायद बची नहीं है, चर्चा तो है नहीं। बस अब तो यही है मधु आचार्य जी, जो लोगों की कि लोगों ने ये मानना, सोचना, स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि अब राज्य की सरकार दिल्ली से चलेगी, जो कि दिख भी रहा है। लेकिन एक बात आपने और कही, काल्पनिक बात है और अब संभव भी नहीं है, न भूतो न भविष्यति। लेकिन आपने कहा अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी एक प्लेन में साथ जाते आला कमान से मिलने, जैसे इस वक्त बीजेपी तस्वीर दिखा रही है, इस तस्वीर को दिखाने का एक बड़ा कारण तो बार बार मुझे यही नजर आता है मेरे अनुभव से कि भाई पिछली बार जितना क्लेश था, आप जनता को ये बताना चाह रहे हो कि देखिए हमारे यहाँ कितना प्रेम है, वो स्थिति नहीं है। एक संदेश तो देने की कोशिश ये है। लेकिन जगदीश शर्मा जी, मान लेते हैं कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों साथ जाते एक ही प्लेन में बैठ के, और ऐसी स्थिति नहीं होती जैसी पिछले 5 साल रही, तब क्या होता जगदीश जी? प्रदेश में पिछले 5 साल में और चुनावी नतीजों में भी, कांग्रेस की राजनीति में भी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य में भी। मीना जी, ऐसा है कि कांग्रेस की जैसी राजनीति है वो कांग्रेस के तरीके से होती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से होती है। यहाँ तीनों साथ जा सकते हैं एक ही प्लेन में बैठकर, लेकिन कांग्रेस में क्या सचमुच में जा सकते थे? थोड़े दिन के लिए सचिवालय क्या जाकर बैठने लग गए सचिन पायलट कि अशोक जी को भाया नहीं और उनको छोड़ के भागना पड़ा, निकाल दिया उनको डिप्टी सीएम पद से। जरा सा उन्होंने दिल्ली और गुड़गांव और मानेसर किस किस जगह चक्कर लगाए और लेने के देने पड़ गए उनको अपने मेंबरशिप के ही।
अध्यक्ष पद अलग गया कांग्रेस पार्टी का। तो ये जो चेंज है, ये जो तस्वीर का दूसरा पक्ष है, वो ये है कि क्या वो दोनों एक हवाई जहाज में जा सकते थे? ये तो वो सिक्योरिटी जा लैप्सेस में नहीं सकते थे, जा हो नहीं सकता है सकते थे, सिक्योरिटी वाले ही इसीलिए तो मना हुआ कर नहीं। देते हो। इसीलिए तो हुआ नहीं और आला कमान भी दिल्ली का चाहता नहीं था कि ऐसा हो। आज का आला कमान ऐसा चाह रहा है कि ऐसा हो। तो दोनों आला कमान की रणनीति में बड़ा जबरदस्त फर्क है। उस फर्क की हम बात करें उससे पहले चंद्रमुखी रेपस्वाल जी आपके पास आऊंगी। राजेंद्र मधुकर जी, थैंक यू फॉर पेशेंस, आपने बहुत देर इंतजार किया। राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी में भी वही सवाल मेरा है जो बीकानेर संभाग के लोगों में चर्चा है। यहाँ पर किस तरह की चर्चाएं हैं अब कैबिनेट को लेकर? नामों पर हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर हम वापस दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन लोग कैबिनेट के इंतजार को लेकर अब क्या बातें कर रहे हैं? किस तरह की रिएक्शन है बीजेपी का? जो आज मुख्यमंत्रियों की जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह के रिएक्शन हमने बीकानेर में देखे, यहाँ क्या है? शेखावाटी के लोग क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उसके बीच में जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह की किस्सा कहानी हुई है, वो भी एक चर्चा का विषय रही है और उस पे जाट अपमान और भी बहुत तरह के नारे और ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस वक्त। मीना जी, बिल्कुल आपने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदर्भ में जो चर्चा की, आप इसको 2024 से जोड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये किसान का अपमान है, एक जाट का अपमान है। यानी आप तय मानिएगा कि ये जो विलंब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जाति भावना का उन्माद सत्ता प्राप्ति का सर्वाधिक सुलभ साधन है। और भारतीय राजनीति की ये विडंबना है कि आप अनुभव और एक्सपर्ट को नहीं ले सकते। वहां आपको क्षेत्र, अनुभव और जाति को साधना पड़ता है और जातियों को साधने के कारण ये समय लग रहा है। शेखावाटी जाट बाहुल्य क्षेत्र आता है और यहाँ ये देखा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी से तो यहाँ 6 ही जो है विधायक जीत कर गए, लेकिन शेखावाटी से किस तरह से 3 जो जिले आते हैं वहां से 2024 में कमल का फूल फिर खिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार जो बहुमत यहां से मिले, इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। शेखावाटी के लिए 2 बड़ी खबर जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा नगरी है जहां से मैं बैठा हूं सीकर में, इनके लिए एक अच्छी खबर तो यह है विद्यार्थियों में कि पेपर लीक पर एसआईटी गठित कर दी, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि ये हब है, मेडिकल हब भी है, तो यहां से एक बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से जो आरजीएचएस में लेकर हम लगातार न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ बड़े कंफ्यूज में है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसका इलाज करेंगे नहीं करेंगे, लगातार फोन करके कर रहे हैं। तो अब जल्द ही जो सरकार, लोग उम्मीद करते हैं, जिज्ञासा भी है, ये जरूर है कि शेखावाटी में ये माना जा रहा है, देखिए झावर सिंह खर्रा हो सकता है, गोवर्धन वर्मा को होना चाहिए, और शेखावाटी वाले तो चाह रहे हैं कि 6 के 6 ही बन जाए हमारे यहाँ, ताकि हम फिर से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाए, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर बने, इस तरह का प्रयास है। और अब ये भी कह सकते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन दी की बुनियाद हिलनी चाहिए। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए ताकि शिक्षा और चिकित्सा, उसके लिए जाना जाता है शेखावाटी, उनको जल्द से जल्द ये सुविधा मिल सके। जी जी, जी, चंद्रमुखी रेपस्वाल जी, आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं और राजनीतिक दलों की कार्यशैली जब आप देखती हैं, ये सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी की जो कार्यशैली है वो ज्यादा हावी है। आला कमान चाहे केंद्र का प्रधानमंत्री के रूप में हो, गृह मंत्री के रूप में हो, जेपी नड्डा के रूप में हो, लेकिन यहाँ पर फैसला पार्टी पर टिका हुआ है। इस वक्त बीजेपी अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पा रही है, तो राजनीतिक दल के लिए वाकई में बहुत मुश्किल होता है, बीजेपी जैसे राजनीतिक दल के लिए जो इस वक्त बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश और प्रदेश में इस वक्त राज कर रहा है। तो ऐसे में ज्यादा मुश्किल होता है जब आपके पास कम सीट होती है, आप कम छोटा राजनीतिक दल होते हैं, तो फैसले लेने आसान होते हैं। देखिए मीना जी, जिस बहुमत से जीत कर सरकार बनी है तो उसके हिसाब से इतना समय नहीं लगना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे इंडिया गठबंधन को लेके जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि ये विपक्ष का नेता चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ये गठबंधन बनाने की बात करें लेकिन चेहरा चुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो जनता ने इनको इतना बड़ा बहुमत दे दिया, सरकार बने 1 महीना होने वाला है, लेकिन ये अपने घर में ही मंत्रिमंडल का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको दूसरों पे ये आरोप या इस तरह के सवाल नहीं खड़े करने चाहिए।
दूसरा जो मुझे प्रतीत होता है, अभी निर्मल जी ने बताया कि हमारा एकाधिकार वाला नहीं है, संगठन के आधार पे चलता है, सारे फैसले संगठन लेता है। तो संगठन के लिए फैसले हमने देखे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो एक पर्ची निकाल के चुनाव हुआ, ये लोकतंत्र में कहीं भी मान्य नहीं है कि एक पर्ची के माध्यम से आपने इतने विधायक चुने हैं, तो आप पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि हमारा संगठन डिसाइड करता है, सारे निर्णय संगठन लेता है। लेकिन मुझे प्रतीत हो रहा है कि स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट लीडरशिप को खत्म करके एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं सब तरह से। आज यहाँ देखो, इनका जो चुनी हुई सरकार है वो कोई निर्णय नहीं ले रही है, सारे निर्णय दिल्ली से किए जा रहे हैं। आप जयपुर में दिखेंगे, जहां जहां देखेंगे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे हुए दिखेंगे आपको, वन नेशन वन लीडर। तो लोकतंत्र में वन लीडर का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। आप लोकतंत्र की बात करते हो, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें आप वन लीडर की बात कैसे कर सकते हैं? बात आपकी करनी और कथनी में आप एक ही डिबेट में एक ही जगह 2 या 3 तरीके के विचार आप रख देते हैं। तो ये सारी चीजें अब जनता को समझ में आने लग गई हैं। अभी ये जो समय है 20 दिन के बाद आपको जनता को आपकी सेवाएं प्रेषित करने का था। थोड़े दिन पहले आप उदाहरण दे रहे थे कि एमपी में पेट्रोल डीजल यहाँ से राजस्थान से कम है, हरियाणा में कम है, तो ये सारी चीजें यहाँ लागू हो जानी चाहिए थी। इनकी सरकार के बाद यहाँ गोलीकांड हुआ, यहाँ दुष्कर्म हुए, यहाँ पेपर लीक हुए। अभी आप देखते हैं इनके पार्षद के जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिस तरह की नशे में गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी का जो राज था, तो बात बोलने में कोई जोर आता नहीं है, लेकिन हकीकत आप देखिए, मोदी जी ने जो गारंटी थी, मोदी की गारंटी मतलब पक्का होने की गारंटी, लेकिन वो गारंटी आप देखिए कि 450 रुपए का सिलेंडर का जो दावा किया था इन्होंने, और राज्यसभा में बता दिया कि अभी हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। तो अभी चुनाव आ रहा है, दोबारा चुनाव आ रहा है, जैसा भी है जनता समझ रही है, देख रही है। जनता इसका चुनाव करे कि जनता को जिस तरह के परिणाम चाहिए। मेरा सवाल आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने ये पूछा था कि छोटे और बड़े राजनीतिक दल में भी फैसला लेने में कोई फर्क होता है क्या? जनता को आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि मीना जी, राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं उसमें वापस आपके छोटे पास नहीं, छोटे जगदीश दल के शर्मा लिए जी के जरूर पास थोड़ी जाऊंगी। सी मुश्किलें बढ़ती है मीना जी, लेकिन बड़े दल में जी जितनी बड़ी जीत ये आज लेकर आए हैं, तो यहाँ इस तरह की कोई परेशानी का होना ही नहीं चाहिए। इनको अभी जी तक तो सारे मतलब आपका मंत्रिमंडल डिसाइड करके और सारी सेवाएं जनता तक पहुंचानी चाहिए। आज आप देखिएगा महिला चिकित्सालय का, एसएमएस का, सारे हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है। तो ये सारी चर्चा करना बहुत ही मतलब जनता के साथ एक तरह का एक खिलवाड़ है। जनता ने बहुत उपेक्षाओं के साथ एक सरकार बदली थी और था कि एक सुशासन मिलेगा, अच्छी सेवाएं हम्म, मिलेंगी, लेकिन ठीक है हालात उससे चंद्रमुखी भी जी, बदतर ये होते जा बात रहे हैं। आप भी मानती हैं एक राजनेता के रूप में, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के रूप में, कि जब बड़ी पार्टी होती है तो फैसले लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, परेशानियां वहां ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है, दावेदार भी मीना ज्यादा जी, होते फैसले हैं। थोपने होते हैं तो वक्त लग सकता है, सही फैसला लेना होता है, जनता का निर्णय आपको जनता को देना होता है, जनता के हक की बात करनी होती है तो आपको समय नहीं लगता, लेकिन ठीक है, जबरदस्ती जब आप थोपने पे आते हो तो जरूर आपको समय लगता है। ठीक है राजीव तिवारी जी, एक बात चंद्रमुखी जी ने कही, पर्ची निकालने वाली, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार पर्ची निकाली होगी इन 3 राज्यों में या कुछ और पहले के राज्यों में। पर्ची निकलने का सिलसिला तो राजस्थान सहित पूरे देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन वो पर्ची कभी दिखी नहीं कैमरा पे। पहली बार पर्ची वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह से दिखाई है, वो पर्ची दिखाना पूरी तरह से इस बात का कि विधायक दल द्वारा अपने नेता का चयन किया जाता है, इसका पूरा खंडन है। जिस तरह से कैमरा पर पर्ची दिखाई गई वसुंधरा राजे जी के द्वारा, क्या वो सही है? क्या वो उचित है? क्या वो उचित था इस तरह का? या मतलब अब मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक तरीके से विधायक दल का अपमान है एक पार्टी में, लोकतंत्र में। क्योंकि जब आप विधायक दल की बैठक बुलाई के और आप अनाउंस कर दो ना वैसे ही, या आप विधायक दल की बैठक में भी बैठक करने के बाद फिर राजनाथ जी बाद में बोल देते कि हमारे विधायकों ने इनको चुना है, इन पर सर्वसम्मति बनी है, किस्सा खत्म हो जाता। तो एक विधायक दल की गरिमा भी बनी रहती कि हाँ उनकी बैठक हुई, उसमें कोई निर्णय हुआ। आप विधायक दल की बैठक भी कर रहे हो और उसमें पर्ची खोल रहे हो वहां दिल्ली से आई हुई, और वो भी उनसे खुलवा रहे हो जिनको कि आपको बनाना नहीं है।
जिनको कि आपको एक तरीके से साइडलाइन बिल्कुल ही करना, उनके हाथ में आप पर्ची दे रहे हो कि आप खोल के बताओ, तो उनका चौंकना भी स्वाभाविक, या तो उन्होंने भी हो सकता है कि अभिनय किया हो, उनको भी मालूम हो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है लोकतंत्र का। कि आप जब एक कोई निर्णय के लिए बैठक आयोजित कर रहे हैं, तो उस बैठक का क्या निर्णय हो रहा है, ये एक पर्ची से थोड़ी खुलेगा। या तो आप बैठक कर लेते, उसके बाद उसको दिखाते कि हाँ नहीं, हमारी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि भजन लाल जी जो हैं बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, और इनको हमने सारे विधायकों ने ये सहमति बनी है कि इनको मुख्यमंत्री चुना जाए, या और उप मुख्यमंत्री ये 2 लोग बनेंगे। तो ये ऐसा होता। और मुझे तो अब ये जो मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, उसके पीछे भी यही लगता है कि धीरे धीरे चीजों को टालो। अगर अभी वैसे ही आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जनवरी आते आते राम मंदिर का माहौल गर्म हो जाएगा, 1 महीना उसमें गुजर जाएगा, फिर 15-20 दिन बचेंगे, मार्च के आधे मार्च निकलेगा, उसके बाद हम आचार संहिता चुनाव की घोषणा करा देंगे। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा राजीव तिवारी जी। यही होगा, देख लेना आप। ये मुमकिन नहीं हो सकता मोदी। क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, आप पूरे 1 महीने के कार्यक्रम पहले से तय, पीले चावल अभी से बंटने शुरू हो गए हैं, जी रैलियां निकल रही हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मंत्रिमंडल तो बन जाएगा, मंत्रिमंडल तो अभी 2-4 दिन में बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, लेकिन जो जनता के काम होने हैं, जो अनाउंसमेंट्स होने हैं। अब बोलिए, आप एसआईटी तो गठित कर दिया आपने, अभी अपने प्रदेश में गृह मंत्री नहीं है, वो एसआईटी किसको रिपोर्ट करेगी जांच करके? बिल्कुल इसीलिए तो चर्चा होम हो रही है। मिनिस्ट्री तो होनी चाहिए। आपको किसी को विभाग तो बांटो कम से कम, कि किस व्यक्ति के पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो तो दो। बिना जिम्मेदारियों के वो नीचे वाले अधिकारी किसको जवाबदेही होगी उनकी? किसको जाके कहेंगे कि साहब आज हमने ये जांच करी है, इसको पकड़ लिया, ये कर लिया? बिल्कुल इसीलिए इस पूरी चर्चा को इसीलिए तो मंत्रिमंडल का एक स्वरूप बना है संविधान में कि भाई शासन चलाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल होना चाहिए। उसके लिए तमाम तरीके के जो पोर्टफोलियोज बनाए गए हैं, वो उन पर एक एक व्यक्ति होना चाहिए, या 2-2 व्यक्ति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब तरीके के होने चाहिए, जिनको की जो नीचे का जो प्रशासन है, वो जो भी उस विभाग से संबंधित चीजें हैं उनको बताए जाके। संविधान और लोकतंत्र, देश, प्रदेश और समाज और राजनीतिक दलों में पर्ची पत्रकारों की चर्चा का विषय तो हुआ करती थी जगदीश शर्मा जी। और पत्रकार देश को, समाज को, लोगों को बताते थे कि भाई इस तरह से पर्ची इस व्यक्ति ने निकाली, इस तरह से आगे बढ़ी। लेकिन वो पर्ची इस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर इससे पहले भी आपने कभी देखी है क्या जगदीश जी? मुझे याद नहीं आ रही। मीना जी, हमने तो ऐसी भी चीज पता ही नहीं कि किस लेवल पे कहाँ से चर्चा हुई है, किसने तय कर दिया कि ये लीडर होगा। मुझे जहां तक ख्याल है उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की जब बैठक हो रही थी, उसी समय राजनाथ जी ने एक एक विधायक से अलग अलग बातचीत की थी, और उसके लिए 1-1.5 घंटा लगा था करीब। बाकायदे लाइन लगा के एक एक को बुलवाया, बात की, ये किया, और इसके बाद उन्होंने एक पर्ची लिखकर पकड़ा दी कि ये निर्णय है इसका। तो प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। मैं राजीव जी की इस बात से सहमति नहीं रखता कि पर्ची में, और पर्ची में लिख दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया इसमें? आदमी डिसीजन अपना दिखाने के लिए कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल जगदीश जी, कुछ नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन वन साइडेड डिसाइड होगा, पर्ची में लिख दिया कुछ नहीं होगा, लोकतंत्र का हनन हो गया, कुछ नहीं होगा। चंद्रमुखी जी सुन तो इसमें लोकतंत्र कहाँ से हनन हो गया? बोलने का अधिकार तो सबको है, बोलने का इसमें अधिकार। लोकतंत्र का हरण कैसे हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आया। जब लोकतंत्र का हरण कहाँ से हो गया? आपके दल का चंद्रमुखी जी प्लीज चंद्रमुखी जी बीच में मत बोलिए प्लीज, बात पूरी करने दीजिए उनको। हाँ जी। देखिए, अगर पर्ची पे लिखकर खोल भी लिया तो किसी प्रोसेस का कोई हरण नहीं हुआ है। सारा कंक्लूजन बता दिया ना उन्होंने। एक पर्ची पे एक नाम ही तो चुनना था, वो नाम लिख के दे दिया उन्होंने। और चूंकि वो प्रस्ताव रखवाना चाहते थे वसुंधरा जी से, तो उन्होंने पर्ची वसुंधरा जी को पकड़ा दी कि आप खोल के बता दो
ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव ये था कि भाई भजन लाल जी शर्मा बनेंगे सीएम। प्रोसेस तो एक ही था। अब उसको यहाँ ये सारी बातें करते हैं एक्सरसाइज, ये पर्ची और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार आसानी से बन जाए, फंक्शन करने लगे, कैबिनेट वगैरह का गठन हो जाए, पोर्टफोलियो मिल जाए, वो सब काम हो जाए तो सरकार का संचालन शुरू हो ठीक तरीके से। सबकी आशार महत्वाकांक्षा यही है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, हमारा स्टेट में तो ऐसा भी चला है कि जहाँ सब कुछ था फिर भी संचालित कुछ नहीं हो रहा था। ऐसी भी स्थितियां इस स्टेट ने देखी हैं। तो ये आपको जगदीश शर्मा जी ऐसा उदाहरण कब का याद है जब पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री ने शपथ ली हो और उसके बाद कैबिनेट गठन में इतना समय लगा हो? पहाड़िया जी के टाइम पर हुआ था। शिवचरण जी ने भी जब पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी तो उनको भी बार बार दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि शिवचरण जी की कोई लॉबी नहीं थी एग्जैक्टली जिसको मैं कह सकूं पॉलिटिकल तौर पर। कांग्रेस पार्टी में कोई लॉबी नहीं थी। वो बहुत ही अल्पमत के मतलब विधायक माने जाते थे, जिनको की सपोर्ट करने वाला हो सकता है कि 2-5 आदमी भी गिनाने के लिए नहीं थे। लेकिन उन्होंने 2 दफे सरकार चलाई कांग्रेस की। तो ऐसी स्थितियां तो खूब बनती है। और पहाड़िया जी के टाइम पर जो गवर्नमेंट बनी थी उसको 1.5 महीना लग गया था। कैबिनेट उनके साथ भी दिक्कत ये थी कि दिल्ली जाना पड़ रहा था बार बार। तो निर्मल सैनी जी कितना और दिल्ली जाना पड़ेगा? इसका मतलब तो वो जो राजीव तिवारी जी ने पहले दिन कहा था, ये जो संक्रांति तक का वक्त लगेगा आपको? देखिए मैडम, आप निश्चिंत रहिए, राजस्थान में बहुत अच्छा जो जनमत मिला है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी सरकार देंगे। समय 1-2 दिन का लग सकता है। और जो ये पर्ची वाली बातें कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, ये मिथ्या बातें हैं। हमारे जो राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने सभी विधायकों से बात करने के पश्चात विधायक दल की बैठक में जो निर्णय हुआ उसे एक पर्ची पर लिख के और वसुंधरा जी से उसका प्रस्ताव रखवाया। वो कोई पार्टी की हमारी रीति और नीति है। केंद्रीय नेतृत्व और जो हमारा राजस्थान के नेतृत्व ने मिलकर जो फैसला किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जो कुर्सी पे बिठाया, शायद कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस में तो एक व्यक्ति होता है। सोनिया गांधी जी ने फैसला कर दिया, वो अंतिम फैसला होता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट बट नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस रीति को शायद ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता को कैसे इन्होंने शायद मुख्यमंत्री बना दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है राजस्थान में हमने, आपने सुना जगदीश शर्मा जी और को? अन्य पार्टियों को भी दिया है, 5 विधायक नहीं और थे। अन्य पार्टियों को भी दिया है कि अभी सुना आपने, शिवचरण माथुर जी के पास 5 विधायक नहीं थे। आम आदमियों की फहरिस्त कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत लंबी है। ऐसा मत बोलिए। ऐसा इतिहास और वर्तमान को नहीं, चारों बात तरफ से हम लटका तो कर देखिए। हम मैडम पांच व्यक्ति और एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। हम हमारे परिवार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि अगर ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि एक पर्ची का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इतनी आसानी से इतने अच्छे वातावरण में सरकार बनी है जिसका अभी तक कोई एक कहीं भी आपको कोई विरोध प्रदर्शन नजर आया हो। इतना आदर सम्मान हो रहा है पूरे राजस्थान में जो हमारे सीएम बने उनका। तो ऐसा कहीं नहीं है जैसा ये लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और परिवार को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बात रही सत्ता के मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल शीघ्र आपको 2-4 दिन में आपको जल्दी से जल्दी और एक मजबूत कैबिनेट नजर आएगी जो राजस्थान को इस हालात से, जो हालात आज राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर गई है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक, इन सब की चर्चाएं जो लोग करके इतने त्रस्त हो चुके हैं, तो उनके लिए एक मैनेजमेंट तैयार करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़े हाशिए पे खड़ा हुआ है राजस्थान। इस राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए हमें निपुण लोगों की, अच्छे लोगों की, हमारे जितने भी विधायक जीत कर आए हैं सबको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1-2 दिन का समय लग सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पार्टी के अंदर का मामला है। 1-2 दिन, 2-4 दिन अभी आपकी बातों में है। आपको भी स्पष्टता नहीं है, जैसे बीजेपी में किसी को नहीं होती है स्पष्टता, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है, इसलिए सामूहिक अनभिज्ञता भी रहती है कहीं ना कहीं, ये बात भी है। चंद्रमुखी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं तो बस अभी इन्हीं के जो सवाल हैं कि एक तो जो पर्ची के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी
जैसे वन नेशन वन लीडर, वोट मांगा जाता है सिर्फ एक ही चेहरे के नाम पे मांगा जाता है। आप स्टेट लीडरशिप में कोई चेहरे को उभरने नहीं देते हैं, नारी वंदन की बात करते हैं। वसुंधरा जी ने शायद बहुत ही अच्छा सुशासन दिया होगा पिछले 5 साल, लेकिन आज उनको जिस तरीके से किनारे कर दिया गया, उनकी काबिलियत को जिस तरीके से नकारा ये गया, सब उस पे ये भी सब सवाल बातें उठता है। इतिहास हो चुकी है चंद्रमुखी जी, ये सब बातें इतिहास हो चुकी है। वसुंधरा राजे जी तो अगर बहुत अच्छी नेत्री थी या है तो 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आप क्यों चाहते हैं कि तीसरी बार भी वही बने और नए लोगों को मौका नहीं मिले? इसलिए इस बात पर चर्चा की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में तो रहते आगे हुए देखिए भविष्य मीना अगर जी, मंत्रिमंडल बनेगा उस पे हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। हमें जो चर्चा करनी चाहिए, जो हमें धरातल पे दिख रहा है, उस पे चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से देश की संसद में 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, 146 सांसदों को जिस तरीके से निलंबित कर दिया गया है, क्या ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ है? जिस पे एक्शन तो होना चाहिए था, उस पे विपक्ष एक्शन कहाँ नहीं है? लिया आम गया, आदमी पार्टी और की जो तरफ लोग से अपनी क्या सुरक्षा किया के गया? लिए सवाल उठाते हैं, उनको आप निलंबित कर देते हैं। चंद्रमुखी जी, अरविंद केजरीवाल जी ने इस विषय पर, आम आदमी पार्टी ने इस विषय पर किसको, कहाँ कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन, कोई बयान, कोई किस तरह, क्या है आप लोगों का इस पर? अच्छा नहीं किया, आपका मानना है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लगता है सांसदों पर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं देश के लोगों को आप अपने साथ ले पा रहे हैं? ले बात रहे ये हैं। है। अभी 19 तारीख को मीटिंग हुई है, 22 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन है, देश भर में विपक्ष इसका आंदोलन कर रहा है, विरोध जता रहा है, तो घटनाक्रम जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया गया है और देश को देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो देश की संसद को जैसे आप मुद्दा बना रहे हैं, वैसे ही प्रदेश की विधानसभा इस वक्त मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन में देर जो हो रही है उससे क्या असर पड़ रहा है, उससे लोगों में क्या असर है, समाज में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक दल उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ सिर्फ बीजेपी नहीं है जो अपनी कैबिनेट नहीं बना पा रही है, ये कांग्रेस एक को आज उचित आपातकाल जैसी स्थिति आज के दिन मीना जी राजस्थान में हो रखी है। आज के दिन राजस्थान के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, ना स्वास्थ्य को कोई संभालने वाला है, ना आपकी शिक्षा को संभालने वाला। अभी कोरोना का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि देश में 2700 से ज्यादा कोरोना केसेस पाए गए हैं, और राजस्थान के हालात आप देखिए, हॉस्पिटल्स में जो लंबी लंबी कतारें हैं, आप अखबार उठा के देखिए, हर एक अस्पताल का यही हाल है कि पर्ची काटने तक को नहीं है, पंजीकरण के लिए नहीं है, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना तो बहुत दूर की बात है। और जो अपने निर्मल जी बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हर घर और जो जल पहुंचाया है, नल की व्यवस्था की गई है। हमारे मुख्यमंत्री जो अभी सांगानेर से बने हैं, उन्हीं की सांगानेर विधानसभा में मैं बताती हूँ, बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे घर हैं जहाँ टैंकर से काम चला रहे हैं। तो ये सारी बोलने की बातें कुछ और है, कहने की कुछ और है, और हकीकत कुछ और है। इन पे आना चाहिए, देखना चाहिए। जनता जिस तरीके से तरसत है, सिर्फ 5 किलो राशन का अनाउंसमेंट करके और आने वाले लोकसभा चुनाव में सारिका सिंह जी, जब भी आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख सकते हैं, रखने की जिम्मेदारी जिन पर है, आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का जब नाम सामने आएगा तब पता चलेगा कि सदन में आपका नेतृत्व कैसा रहेगा। तो आप नैतिक एक तरह से अधिकार आपका बनता नहीं है कैबिनेट को लेकर, जब आपके खुद के नेता का चयन नहीं है। ऑडियो ऑन करिए सारिका जी प्लीज। सारिका जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानी है। मधु आचार्य जी, बीजेपी ही नहीं है, कांग्रेस भी इस वक्त बड़ा अच्छा ऑपोजिशन होने के बाद भी 70 विधायकों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रही है। जी, पहले मैं 2 बातें मीना जी जरूर कहना चाहूंगा। पर्ची को लेकर काफी बात हुई, भाई साहब की बात से विनम्रता पूर्वक असहमति जताता हूं आज मैं। क्योंकि इसलिए जताता हूं, हालांकि इस बात को मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है कि वो कैसे अपना मुख्यमंत्री चुने, पर्ची ऊपर से आए और खोले। जैसे ये भाई साहब ने कहा कि एक एक विधायक से राजनाथ सिंह जी ने बात की, लेकिन आप उस दृश्य को भी देखिए, उस लाइव को देखिए। राजनाथ सिंह जी ने जब वसुंधरा जी ने नाम प्रपोज किया, उसके बाद ये कहा है कि किसी के मन में कोई दूसरा नाम हो तो आप बताइए। इसका अर्थ ये है कि पहले बात नहीं की गई थी।
सीधे ही फरमान सुनाया गया था। ये हालांकि मैं मानता हूं ये पार्टी का इंटरनल मामला है, वो चाहे तो कर सकती है, वो चाहे जैसे मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस में भी तो यही होता था कि ऊपर से नाम आता था और बंद कमरे में विधायकों को बता के सहमति ली जाती थी। लेकिन पर्ची से इस तरह सार्वजनिक करना थोड़ा सा अखरने वाला लगा, तो मैं उस बात से तो सहमत हूं। दूसरी बात, जैसा तिवारी जी ने कही, मंत्रिमंडल में देरी, वास्तव में देरी होगी, मुझे जैसा लगता है देरी होगी। देरी होने का बड़ा कारण बताऊं मैं आपको। सोमवार की बात है, राज्यसभा के सपा सदस्य को एक पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्री ने लिखित जवाब भेजा एक प्रश्न के, जिसमें उसने लिखा है, उन्होंने पूछा कि 450 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री का जवाब है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय या सरकार के पास नहीं है। जबकि भाजपा के नेताओं ने राजस्थान में ये लोगों से वादा किया था। तो इसका असर हो रहा है। जनता तो इस उम्मीद में है ना कि अशोक जी ने 500 में दिया तो वो 450 में देंगे, इसका भी तो कोई न कोई लाभ लिया होगा। तो मंत्रिमंडल हो तो कम से कम लोग उनसे ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपने जो सवाल किया उस पर आता हूं। कांग्रेस में मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े फटाफट तरीके से पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को पूरा सत्ता पलट दी, जीतू पटवारी के हाथ में कमान दी, नया नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी नया कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, बीजेपी ने बनाया, और इधर उससे पहले भूपेश बघेल को उठाकर वो ऊपर ले गए। तो कुल मिला के अशोक जी को ऊपर ले गए। तो यहां भी अति शीघ्र परिवर्तन होगा। उसकी स्क्रिप्ट शायद आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, उसके बाद में राजस्थान में डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिल रहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस का नया चेहरा अब सामने आएगा। और वो भी, ये निर्मल जी कह रहे हैं वो बात तो पूरी हो या ना हो, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो आ जाएगा। कांग्रेस में भी भीतर खाने जितनी भी कमियां थी, अंतर्द्वंद थे, वो चुनाव में हार के बाद पूरे हो गए। अब आला कमान के हाथ में पूरी कमान है। पहले वो कमजोर था राजस्थान को लेकर, अब सशक्त है, जल्दी निर्णय हो जाएगा। लेकिन इसको मंत्रिमंडल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसका कारण दूसरा है। उसका कारण यह है कि जनता पल पल प्रतिपल, हेल्थ के मामले में मैं बीकानेर में जानता हूं कि पेंशनर्स को उन्होंने फ्री दवाई देना बंद कर दिया। यहाँ लोगों ने, मेडिकल स्टोर वालों के, क्या पता ये सरकार बंद कर दे, नहीं दे हमको पेमेंट। निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया। इन सब पे अगर आप मंत्रिमंडल का गठन नहीं भी करते हो तो कम से कम सीएम को तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जब तक नई नीतियां लागू नहीं होगी तब तक ये सब चलेगा। ये धड़ल्ले से चल रहा है। वैसे तो ये शायद घोषणा की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ नया नहीं होता तब तक तो पूर्ववर्ती जारी रहना चाहिए मेरे ख्याल से। पर जो नहीं करे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी तो इसी सरकार की है। बिल्कुल होना चाहिए। और डॉक्टर्स भी अगर ऐसा करते हैं तो ये उनसे भी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स, मान लीजिए कोई नया प्रोबेशनर हो, वो एक अलग बात है। कोई विधायक बैलगाड़ी पे जाए, कोई माथा टेके, कोई मोटरसाइकिल पे चला जाए, उससे कोई बात नहीं बननी है। जनता को राहत कैसे मिले, लोगों ने देनी बंद कर दी उन योजनाओं की राहत। पॉलिटिकल ड्रामा तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसलिए सारिका सिंह जी, आपको बड़ी आपत्ति थी मधु जी की बात से, बताइए आप। लेकिन अपना ऑडियो ठीक करिए पहले, उसके बाद बता पाएंगे। इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था। राजेंद्र मधुकर जी बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जैसा पर्ची की चर्चा कर रहे हैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समय के साथ जो है ना संसाधन बदल जाते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते थे, एक कालांतर में फोन आता था। आप 1998 की बात करें, जब परशुराम मदेरणा के पास बहुमत था तो केंद्र से एक फोन आया कि अशोक गहलोत बनेंगे। 8 में अब आप देखिएगा उसी तरह से 8 बाद ये सीपी जोशी जी वहां प्रबल दावेदार थे। ये अलग बात है, दुर्भाग्य रहा कि एक वोट से हार गए, लेकिन बहुमत उनको नहीं था, अशोक गहलोत को नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत बने। और 18 में सचिन पायलट को बनाया जाना था, लेकिन केंद्र से फोन आया। अब तरीका बदल सकता है, यहाँ पर्ची खुली है, वहां फोन आ सकता है, या फिर वहां जो है ये मान लीजिए कि केंद्र आला कमान जो कहता है वो सब संभव है। तो मुझे लगता है कि चीजें बदली नहीं है, उनका स्वरूप बदला है। जी राजेंद्र जी,
चीजों का स्वरूप बदलने का भी एक स्वरूप होता है। इस तरह से अगर खुलेआम पर्चियां निकलेंगी तो वो किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक दल के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता। ऐसा मैंने मैंने जैसे पहले खुद कहा कि जिस तरह से हमने सुना है, राजीव जी, जगदीश जी, मधु जी, तमाम वो लोग जो फील्ड में रहे हैं, जो मुख्यमंत्रियों को बनते हुए जिन्होंने देखा है, इससे पहले कई बार हमने भी मुख्यमंत्रियों को बनते हुए देखा है, कांग्रेस बीजेपी के दफ्तरों में भी देखा है। सभी जगह आला कमान के आदेश की पालना ही होती है, विधायक दल मंडल से नहीं पूछा जाता है, उनसे चर्चा सिर्फ औपचारिक होती है, लेकिन उसके बाद जो नाम आता है उसमें धीरे से पर्ची खिसकाई जाती थी। ये भी हमने सुना था, देखा था, कहा जाता था। लेकिन इस तरह से कैमरा के सामने पहले पर्ची का खुलना, फिर मुख्यमंत्री जी का, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का उस तरह का रिएक्शन होना कि जैसे पता नहीं ये क्या हो गया, मतलब उसकी क्या जरूरत थी दोनों ही तरफ से। क्या पहले उनके हाथ में पर्ची देने की जरूरत थी, फिर दूसरा उनका क्या वो रिएक्शन जरूरी था? अगर वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे देश की निगाहें थी उन पर, उनका रिएक्शन काफी कुछ चर्चा के लिए, लोगों में संदेश देने के लिए पर्याप्त था। तो ऐसे में सवाल ये है, और क्या इस तरह से कैमरा के सामने पर्ची की परंपरा शुरू करके, भले ही राजनाथ सिंह जी ने सबसे राय मशवरा करने के बाद उनसे लिखवाया हो, तो क्या उन्होंने वोट लिखे थे कि कितने विधायकों का उनको समर्थन है या बहुमत का समर्थन है? क्या आज बताई जा सकती है संख्या? नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये आदेश था। आदेश की पालना सभी विधायकों को करनी है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति सुरक्षित करनी है। सभी को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बदलते स्वरूप में ये जो बदलता स्वरूप है, क्या ये स्थायी रहेगा? पहली बात तो ये, आने वाले दिनों में क्या हम इसी तरह की पर्चियां स्क्रीन पर देखेंगे? एक बात। और दूसरी कि क्या ये उचित है, क्या ये उचित था? बहरहाल बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस पर जरूर सोच समझ, और जनता जो है वो अपने आप में सबसे सबसे बड़ी विश्लेषक होती हैं, वो सबसे ज्यादा समझदार होती हैं, और उन्होंने अलग अलग समय पर जनता ने अपनी समझदारी का परिचय दिया भी है। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए और नेताओं के लिए जनता जो है वो एक वोट से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती है। बहरहाल राजीव तिवारी जी, बस आखिरी टिप्पणी आपकी लूंगी कि जिस तरह से कैबिनेट को लेकर जितनी चर्चाएं इस पूरे पिछले 10-15 दिन में हो चुकी हैं, उसके बाद जो तस्वीर दिखेगी, वो तस्वीर, कैमरा में रिएक्शन चाहे वसुंधरा जी जैसे अब दोबारा कैद ना हो, लेकिन वो जो तस्वीर आने वाली है उसके बाद बीजेपी में सब कुछ शांतिपूर्ण बना रहेगा। अभी लोकसभा चुनाव तक तो सब कुछ शांतिपूर्ण ही दिखता है होता हुआ, उसके बाद की पार्टी जाने। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें बहुत बढ़िया चलेगी। जी, तो क्योंकि लोकसभा चुनाव में भविष्य तय होना है और भी बहुत सारे लोगों का, चर्चाएं हम कई बार उस पर कर चुके हैं। अब इंतजार राजस्थान की जनता को, इंतजार के अलग अलग कारण भी है। किसी को इसलिए इंतजार है कि उसे अपनी पॉलिसी में जो उसको मेडिक्लेम फैसिलिटी मिल रही है, यानी कि जो चिरंजीवी की जो सुविधा मिल रही है वो मिलेगी या नहीं। किसी को ओपीएस को लेकर जो विचार है उसमें उसका क्या भविष्य होगा। जगदीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। हाँ जी, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, बिल्कुल सही जी, है। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक कोई एक्टिविटी अगर सचमुच में कुछ है भी, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद असल में पॉलिटिक्स शुरू होगी, तो जी, तब तक इंतजार करते हैं। सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हम हर दिन जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों को जनता के सामने रखें और जनता की राय लें, और राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए उसका विश्लेषण करके ये समझें कि दरअसल हो क्या रहा है, उसके पीछे की असली हकीकत क्या है, दिखाया क्या जा रहा है, दिख क्या रहा है, ताकि फैसले लेने में जनता, आम आदमी, आम आवाम जो है वो थोड़ा और समझदारी का परिचय दे, जैसा कि वो वक्त वक्त पर देता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ बने रहने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।